Hello everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about forest society and colonialism अर्थात वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी वन विनाश के बारे में, यानी कि वन का जो विनाश है वो क्यों हुआ था। तो हम लोगों ने देखा था जो रेल पटरियाँ यानी कि रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो उसमें अधिकतम जो खर्च था यानी कि लकड़ियों को एक तरीके से बनाने में, तो सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा था। देखिए, जैसे कि अब हम बात करते हैं व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। तो पिछले खंड में हमने देखा था कि जहाज़ और रेल की पटरियाँ बिछाने के लिए अंग्रेज़ों को जंगलों की ज़रूरत थी। अंग्रेज़ों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारी द्वारा पेड़ों की अवाधुत कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डायट्रिच बेंडिक्स नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और डायट्रिच बेंडिस को देश का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ब्रेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करता होगा। तो इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी और वन संपदा के उनका संबंधित नियम तय करने पड़ेंगे और पेड़ों की कटाई और पशुओं के चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगानी होगी। जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा और इस तंत्र की अवमानना करने पर पेड़ काटने वाले को एक तरीके से क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी, यानी कि उसे सज़ा का भागीदार माना जाएगा। तो इस तरह ब्रेंडिस ने 1864 यानी कि 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1864 में। और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। तो एम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में की गई थी। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती है उसे वैज्ञानिक वानिकी यानी कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता है, लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई भी वैज्ञानिक नहीं है। तो वैज्ञानिक वानिकी के नाम से विविध प्रजातियों वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। तो इनकी जगह सीधी पंक्ति में ही किस्म के पेड़ को लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता था। तो वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया और विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजना बनाई। तो उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा और कटाई के बाद खाली ज़मीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने, ताकि कुछ वर्ष बाद यह पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाएं। तो 1865 यानी कि 1865 में वन अधिनियम को लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए। पहला संशोधन 1878 को किया गया और दूसरा संशोधन 1927 में। तो 1878 को यानी कि 1878 को जो एक तरीके से अमेंडमेंट किया गया इस अधिनियम में, तो जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था इसके अंतर्गत। तो आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। तो सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया और गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले जा सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। तो इस अधिनियम के तहत ये प्रावधान थे। तो अब हम चित्रों को देख लेते हैं। तो देखिए, तो ये हमारा चित्र 9 है। तो इटली स्थित टस्कनी में पॉपुलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा। तो पॉपुलर के जंगल मुख्यतः लकड़ी के लिए महत्व रखते हैं और पत्तों, फलों या दूसरे उत्पादकों के लिए ये उपयोगी नहीं है। ये एक समान लंबाई वाले और सीधे लगे हुए इन पेड़ों को देखें। तो यही मॉडल है जिसे वैज्ञानिक वानिकी को प्रोत्साहित किया। तो एक तरीके से इसी मॉडल को देखते हुए वैज्ञानिक को एक तरीके से प्रोत्साहित किया। तो इस तरीके के ये पॉपुलर के पेड़ होते हैं जो कि बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। अब देखिए, तो कांगड़ा का एक देवदार बागान जो कि 1933 का ये चित्र है। तो इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड भाग 15 से ये लिया गया है, जैसा आप देख भी पा रहे होंगे। फिर है द इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून भारत, जो कि ब्रिटिश राज्य में खुला गया एक वानिकी स्कूल था। इसे इंडियन फॉरेस्ट से लिया गया है, स्रोत से। ऑलराइट, तो देखिए नया शब्द हमने क्या पढ़ा? वन वैज्ञानिक वानिकी, यानी कि वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हो, तो उसे वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। तो लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, अब ये भी देखते हैं कि पेड़ों की कटाई तो भाई चल ही रही थी, तो पेड़ों की कटाई से लोगों का जीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ।
तो एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतें जैसे ईंधन, चारे व पत्ते की पूर्ति के लिए वन के विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग के ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी जहाँ जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ियाँ मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी हो, इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरे किस्में काट डाली। तो वन्य इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन्य उत्पादों का विभिन्न ज़रूरतों के लिए उपयोग करते थे। तो फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य है। तो विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कट कर घर न आई हो तो दवाओं के लिए जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता है। तो लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती और औजार बनाने के लिए किया जाता है। तो बाँस से बेहतरीन बाड़ें बनाई जा सकती है और उसका उपयोग छतरी या टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता था। और जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। तो पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दाने बनाए जा सकते हैं। तो खाओ फेंको का मतलब होता है एक तरीके से, जो आपने डिस्पोज़ल का नाम सुना होगा, पहले पत्तों की डिस्पोज़ल बनाई जाती थी जिसमें लोग खाना खाते थे। परंतु आज तो मॉडर्न ज़माना है, आज प्लास्टिक का सबसे जो ज़्यादा है सर्वथा जो है वो उपयोग किया जा रहा है। परंतु जो पहले पत्तों की एक तरीके से बनाई जाती थी वो बेटर थी। वो क्यों थी? क्योंकि प्लास्टिक की करती क्या है, एक तरीके से पोल्यूशन को बढ़ावा देती है, परंतु वो क्या करती थी, वो एक तरीके से इको फ्रेंडली थी। ऑलराइट, तो देखिए सियादी यानी कि ब्यूहरिया वाहिले की लताओं की रस्मी जो थी वो रस्सी बनाई जाती थी। तो सैमूर यानी कि सूती रेशम के कांटेदार छाल की पर सब्जियां छीली जा सकती थी। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता था। तो अन्य अन्य विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों से अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें लाभ मिलता था। तो देखिए, तो ये भी एक बार हम चित्र के बारे में देख लेते हैं। तो जंगल से महुआ यानी कि मेडुआ इंडिका यानी कि बिनना। तो गांव वाले उजाला होने की पहले ही उठकर ज़मीन पर गिरे हुए महुआ के फूलों के बिनने के लिए जंगल चले जाते थे। तो महुआ के पेड़ बेशकीमती है। महुआ के फूल खाए भी जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके बीजों से तेल भी बनाया जा सकता है। तो देखिए, तो इसे इसलिए कीमती माना जाता है। तो शराब बनाने के लिए कौन सा जो है फूल इस्तेमाल किया जाता है? महुआ का, यानी कि एक तरीके से कुल मिलाकर ये नशीला होता है, परंतु इसे खाया भी जा सकता है। तो चित्र 13 में देखते हैं सूखे हुए तेंदू पत्ते। तो जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए तेंदू के पत्ते बिक्री आय का एक प्रमुख साधन थे। तो प्रत्येक बंडल में लगभग 50 पत्ते होते थे और एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 बंडल इकट्ठा कर सकता था। तो बच्चे, महिला और वृद्ध भी मुख्यतः पत्ते इकट्ठा करते थे। देखिए, तो वो किस तरीके से जो है वो पत्तों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ चित्र 14 में देख लेते हैं। तो खलिहानों में अनाज लाते हुए, तो खलिहानों के पुरुष टोकरियों में अनाज ला रहे हैं। तो पुरुष अपने कंधों पर आर पार एक छड़ी और बंदी टोकरियों को लाते हैं, जबकि औरत इन टोकरियों को अपने सिर पर रख कर लाती है। ऑलराइट, तो चलिए अब ये देखते हैं। तो वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें जो थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि वन अधिनियम के चलते वो अपनी ज़रूरतों को एक तरीके से सामान, जो एक तरीके से वो जड़ी बूटियाँ थी, पेड़ थे, तो वो नहीं तोड़ सकते थे। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल, फल इकट्ठा करना आदि रोज़मर्रा की गतिविधियाँ जो थी वो गैर कानूनी बन गई थी, यानी कि वन्य अधिनियम के बाद। तो अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते थे, जो उनसे घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर पर परेशान रहने लगी। मुक्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल की चौकीदारी के लिए सामान्यतः बात थी। तो एक तरीके से
काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रगल था, जो एक तरीके से जो लोग जंगल पर ही एक तरीके से आश्रित थे पूर्ण रूप से, तो उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से भर गई थी, क्योंकि लोग उनसे एक तरीके से घूस लेते थे और यानी कि उनके ऊपर एक तरीके से उनका शोषण किसी न किसी रूप में किया जा रहा था। अब बात करते हैं वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। तो यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या धूमतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अन्य भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लांदिक या मध्य अमेरिका में मिल्पा और अफ्रीका में चितमेन या तावी व श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घूमतू खेती के लिए धया, पेंदा, वेबर, नेवड़, झूम, पौंदू, खंदाक और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। तो घूमतू खेती के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा गया और जलाया जाता था। तो मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख के बीज बो दिए जाते थे और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती थी। इन खेतों पर 2 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता था, जिससे वहाँ फिर से जंगल पनप जाए। तो इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती थी, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियाँ उगाई जाती थी। तो यूरोपीय वन संरक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहाँ कुछ एक सालों में अंतर पर खेती की जा रही है, तो ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ियों वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। तो साथ ही जंगल जलाते समय बेशकीमती पेड़ों को भी फैलाती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता था। तो घूमतू खेती के लिए कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने घूमतू खेती पर रोक लगाने का फैसला लिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके समुदाय और जंगलों में उनके घरों को जबरन विस्थापित कर दिया गया और कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा और कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिशोध किया। तो एक तरीके से प्रतिशोध की स्थिति भी जो है वो लोगों में बनी रही, यानी कि लोग जो जंगल पर ही आश्रित थे वो अब परेशान हो चुके थे। तो देखिए चित्र 15 में, तो टोकिया खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसानों को कुछ समय के लिए बागानों की ही खेती करने की आज़ादी थी। तो 1921 में यानी कि 1921 में बर्मा के थारावाड़ी डिवीज़न के लिए गए। तो इस चित्र में किसान धान बो रहे हैं। तो लोहे के छोर वाले लंबे बांसों की सहायता से पुरुष धरती से छेद बनाते हुए औरतें प्रत्येक छेद को धान बोती थी। तो देखिए, तो आप ये देख ही पा रहे होंगे जो पुरुष है तो ये ज़मीन में एक तरीके से धान की खेती कर रहे हैं। तो ये चित्र देखिए आप, चित्र 16। तो जंगल का पैंदा या पोंदू हिस्सों को जलाना, यानी कि घूमतू खेती के लिए जंगल को साफ किया जाता था और सामान्यतः चट्टानों की ढलानों पर पेड़ों को काटने के बाद राख के लिए इन्हें जला दिया जाता था। इसके बाद इस क्षेत्र पर फिर बीज बिखेर दिए जाते थे और वर्षों से सिंचाई के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता था, जिससे कि फिर से एक जंगल जो है वो पनप जाए। तो शिकार की आज़ादी किसे थी, अब ये भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तरीके से हम देख सकते हैं कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ा, परंतु शिकार किस तरीके से कर सकते थे और किन किन लोगों को उस समय आज़ादी थी। तो देखिए, तो जंगल संबंधी नए कानूनों में वनवासियों के लिए जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। तो वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तितर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई थी। तो शिकार करते हुए पकड़े जाने वाले पर अवैध शिकार के लिए दंडित जो था वो किया जाने लगा। जहां एक तरफ वह कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। तो हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। तो अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई जो प्रजातियां थी तो लगभग वो पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। तो अंग्रेज़ों ने
अंग्रेजों की नज़र से बड़े जानवर जंगली बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तानी को सभ्य बनाएंगे। बाद भेड़िया और दूसरे बड़े जानवरों को शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि उन्होंने किसानों का खतरा। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ और 1.5 लाख से ज़्यादा तेंदुए और 2 लाख से ज़्यादा भेड़िए मार गिराए थे। तो धीरे धीरे बाघ के शिकारों को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। तो प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाकों शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफ़ी समय बाद पर्यावरणविदों ने और संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनको मारा जाना चाहिए। तो इस तरीके की जो थी आवाज़ भी उठाई गई। तो यानी कि केवल जो बड़े लोग थे, एक तरीके से जो औपनिवेशिक शासन के लोग थे अंग्रेज, तो उन्हें शिकार करने की आज़ादी थी। तो देखिए, तो नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रेटिंग। तो फोटो में मर्द बाघों की गिनती करें। और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार और राजा जब शिकार के लिए जाते थे तो उनके साथ नौकरों की एक पूरी फौज होती थी। तो गांव के कुशल शिकारी हांका लगाते थे और साहब को बस गोली भर चलाना होता था। तो देखिए कितने सारे बाघों को मार गिराया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 बाघों को मार गिराया था। तो यानी कि इससे हम एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि उस समय बाघों की जो संख्या थी वो कितनी ज़्यादा होती थी। यानी कि एक स्थान पर ये 8 बाघों को मारे गए। तो यानी कि ज़्यादा बड़े क्षेत्र में जो बाघ थे, यानी कि ज़्यादा बड़े क्षेत्र में नहीं थे, एक छोटे से क्षेत्र में अधिकतम बाघों की संख्या थी। तो अब ये भी देखते हैं। तो आप इस सोर्स को पढ़ना और इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना, क्योंकि इसमें ऑथेंटिक नॉलेज कुछ ना कुछ लिखा ही रहता है। ऑलराइट, तो देखिए, तो मैं आपको पढ़कर भी बता देता हूँ। तो बैगा मध्य भारत का एक वन समुदाय है जो कि 1892 में जब उनकी घूमतू खेती पर रोक लगा दी गई तो तब उन्होंने सरकार को यह याचिका दी। तो ये कौन सी याचिका दी? तो हर रोज़ हम फाका जो है करते हैं, क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं है और हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है और वह है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। आग ताप कर हम ठंडी रातें गुजारते हैं। हम अब खाने के लिए मर रहे हैं। हम कहीं जा भी नहीं सकते। हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती। कैदियों को जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता है। घास उगाने वालों को भी उनकी ज़मीन में बेदखल नहीं किया जाता। लेकिन हम जो यहाँ कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, हमें सरकार हमारा अधिकार क्यों नहीं देती? तो ये वैरियल एडविन को एक तरीके से जो है याचिका दी गई थी, वो जो कि साल 1939 में दी गई थी। तो माधव गौडगिल व रामचंद्र गुहा दिस विसल लैंड इन इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उद्गर्थ से ये एक तरीके से सोर्स लिया गया है। ऑलराइट, सॉरी। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो जंगल की व्यवस्था थी वो व्यवस्था अंग्रेज़ों के औपनिवेशिक शासन के द्वारा की गई और कौन कौन से जो थे कानून जंगल के लिए लगाए गए। यानी कि जो कार्य कई सदियों से होता आ रहा था, यानी कि फूड गैदरिंग हो गया, आपका शिकार करना हो गया, तो इस तरीके के जो काम थे वो अब गैर कानूनी कर दिए गए थे उन लोगों के लिए। परंतु औपनिवेशिक सरकार के जो एक तरीके से ब्रिटिशर थे वो लोग शिकार किया करते थे, केवल उनको इस चीज़ की आज़ादी थी। तो हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे इसी बदलाव के चलते अब आगे क्या हुआ। तो देखिए, तो नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। तो जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। तो कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार जो थे वो करने लगे। मैच हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है। तो उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राज़ीली अमेज़न में मुनदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों को लैटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों का निर्भर हो गए। तो हिंदुस्तान में वन उत्पादकों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। तो मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय द्वारा बंजारा आदि घूमतू समुदाय के लिए माध्यम से
हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेसे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। तो लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। तो ब्रिटिश सरकार में कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादनों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी गई। तो इजारेदारी का मतलब होता है एकाधिकार सौंप दिया गया। तो स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरवा, कराचा और येरुकुला जैसे अनेक चरवाहों और घूमतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और सरकार ने भी इनकी निगरानी में फैक्ट्रियां, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर जो था वो कर दिया। तो काम को नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनका जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हो। तो असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संदाल और उराव में छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतें दोनों ही भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियां उनकी ही खराब थी। तो उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। तो देखिए कितना ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रगल था और एक तरीके से देखते हुए नए व्यापार के जो साधन थे वो लोगों को मिले भी और नए रोज़गार भी मिले। आखिर रोज़गार और व्यापार क्यों ना मिलता? क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, जब जंगल एक तरीके से पूरा औपनिवेशिक सरकार के कब्जे में आया तो कोई भी लोग जो है आसानी से अपना जीवन यापन नहीं कर सकता था। और ख़ासकर कि जो लोग केवल एक तरीके से जंगल पर ही आश्रित थे, यानी कि जंगल से ही वो फल, मूल, कंद, आहार जितना भी वो प्राप्त करते थे वो जंगलों से ही करते थे। तो इन्हें कोई भी काम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती थी। परंतु औपनिवेशिक शासन के बाद नए व्यापार उनको करने पड़ गए, रोजगार उनको करने पड़ गए और नई सेवाएं जो थी उनको वो करनी पड़ी। ऑलराइट, तो देखिए स्रोत भी हम देख लेते हैं। तो पुतुमायो में रबड़ की निकासी। तो दुनिया भर में बागानों में काम की स्थितियां भयावह थी। तो अमेज़न में पुतुमायो क्षेत्र में पेरुवियन रबड़ की कंपनी यानी कि ब्रिटिश व पेरुवियन साझे में थी। तो द्वारा रबड़ की निकासी हुई तो तोस कहे जाने वाले स्थानीय इंडियन की बेगोर पर निर्भर थी। तो साल 1900 से लेकर साल 1912 के बीच पुतुमायो में 4000 टन रबड़ का उत्पादन हुआ और इसी दौरान इंडियन आबादी में यंत्रणा, रोगों और पलायनों के चलते 30,000 की गिरावट आई। तो रबड़ कंपनियों के एक वेतनभोगी ने वर्णन किया कि रबड़ का संग्रह कैसे किया जाता। तो मैनेजर ने सैकड़ों इंडियनों को स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। तो उसने अपनी काम्बाइन और छुरा पकड़ा और इस बेबस इंडियन को कत्लेआम शुरू कर दिया। तो थोड़ी ही देर में बच्चों और महिलाओं और पुरुषों की 150 लाशों से ज़मीन ढक गई। तो खून से नहाए हुए, दया की भीख मांगते जिंदा बचे लोगों को मुर्दों के ढेर के साथ जला दिया गया। यानी कि एक तरीके से जो 150 लोगों को मारा गया था, जिनका कत्लेआम किया गया था, उन लोगों के साथ ही जिंदा जला दिया गया। और मैनेजर चिल्लाया, मैं उन सभी इंडियनों को ख़त्म कर देना चाहता हूं जो रबड़ लाने के लिए दिए गए मेरे आदेशों को नहीं मानते। तो देखिए कितनी क्रूरता भरा जो व्यवहार था वो भारतीयों के साथ जो है किया जा रहा था। यानी कि औपनिवेशिक सरकार के द्वारा जो भारतों पर एक तरीके से अत्याचार थे वो किए जा रहे थे। तो देखिए, तो निकोलस डार्क्स से और कॉलोनियलिज्म्स एंड कल्चर 1992 में माइकल ताउसिंग कल्चर ऑफ टेररिस्ट स्पेस ऑफ डेथ। तो एक शॉर्ट ये भी आप लोगों को पढ़ने को मिला। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। फिर से हम कल एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम होगा वन विद्रोह। तो फिलहाल के लिए हैव ए गुड डे। जय हिंद।